हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता इसके बारे में, या अगर आपने पहले भी इस एग्जाम को दिया हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज यूजीसी ने कुछ न्यू चेंजेस किए हैं, अभी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। यूजीसी के अकॉर्डिंग अब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा यूजीसी ने बोला था कि जो ये रिजल्ट है आपका 3 कैटेगरी में आएगा। तो ये सब क्या चीज़ें, न्यू चेंजेस जो है वो क्या हुए हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है इस एग्जाम के लिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम कब कब कंडक्ट होता है, फॉर्म फिलिंग कब होती है, न्यू सिलेबस, कौन से सिलेबस को आपको फॉलो करना चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बिकॉज मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्रैक किया हुआ है, प्लस मुझे अभी मोर देन 3 ईयर मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाते हुए। यूजीसी नेट एग्जाम को इनफेक्ट पढ़ाते हुए मोर देन 7 ईयर्स हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीज़ों को लेकर के। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी कंप्लीट चीज़ें, ए टू जेड चीज़ें समझाऊंगा। हर चीज़ आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक इस एक वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको कॉलेज में पढ़ाना है, तो इस केस में आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना होता है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो इट मीन्स आप इंडिया में एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एलिजिबल हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है, एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आपकी जॉब कंफर्म होती है। तो कंप्लीट प्रोसेस हम आपको कब बताएंगे इस वीडियो में, ए टू जेड की किस तरीके से आपको आगे जॉब के लिए भी अप्लाई करना होता है। तो वैसे देखो, अगर हम बात करें इस एग्जाम का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है। पहले एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था, फिर बाद में इस एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, फ्यूचर में ऑफलाइन हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट फिलहाल अभी तो आपका एग्जाम जो है ये ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट हो रहा है। आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होता है, वहीं पर जाकर के आपको एग्जाम देना पड़ता है। ये नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम है तो आप घर से दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना होता है। इसके अलावा वहाँ पर आप जब भी कंप्यूटर एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर आप सिर्फ एग्जाम ही आप एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि गूगल क्रोम आप इंटरनेट एक्सेस करने बैठ जाएं उस कंप्यूटर पे। वो चीज़ें पहले से ही ब्लॉक्ड होती हैं, आप केवल अपना एग्जाम में ही अपीयर कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो गाइस देखिए यहाँ पर इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपका एग्जाम लिया जाता है। अभी फिलहाल ये एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहा है। 2012-13 2011 के आसपास ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता था, आपको लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ता था, बट उसको बंद करके अब एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपका एग्जाम हो रहा है एट प्रेजेंट। तो इस एग्जाम में दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन वन जो होता है कि पार्ट वन, पेपर वन इसको कहते हैं हम लोग, फिर पेपर टू होता है। पेपर वन इज कॉमन फॉर ऑल। नेट एग्जाम जो है 85 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता है। अभी फिलहाल 85 सब्जेक्ट में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, यानी कि कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह से आपके 85 सब्जेक्ट है जिसमें इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। तो जो पेपर वन होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, पेपर वन आपको देना ही पड़ेगा। और जो पेपर टू होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो सब्जेक्ट आपका। जैसे मैंने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में किया, मैंने एमकॉम एमबीए किया हुआ है, तो मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में अपीयर कर सकता हूँ। तो जो पेपर होगा मेरा वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाला जो है उसमें मुझे अपीयर करना होगा। तो यहाँ पर जो पेपर वन होता है इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं। और जो पेपर टू होता है इसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। पेपर वन यानी कि दोनों जो पेपर हैं दोनों ही पेपर में 50 और 100 यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। टोटल 150 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि पेपर वन जो है वो 100 मार्क्स का हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर भी आपके 200 नंबर का पेपर बन जाएगा। तो यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 150 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसका मतलब है कि आपका जो पेपर है वो 300 नंबर का हो जाता है। अब हर एक सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ 160 जा सकती है, किसी की 180, किसी की 200, किसी की 240 तक गई है। तो हर एक सब्जेक्ट कट ऑफ अलग अलग होती है। अब आपके सब्जेक्ट कट ऑफ कितनी जाती है, आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए कितना स्कोर लाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे। बट आपका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि पेपर टू आपका कौन सा है, आप मुझे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सभी को कमेंट पढ़ता हूं, आप मुझे वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है।
मैं डेफिनेटली आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि आपको अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसलिए अपने जो सब्जेक्ट है आपका पेपर 2 वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो कमेंट कर दीजिए फटाफट कि आपका सब्जेक्ट पेपर जो 2 है वो कौन सा है। अगर हम बात करें कि कितना टाइम दिया जाता है, तो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होता है एग्जाम का 3 घंटे के आपको दिए जाते हैं, और इसमें आप कह सकते हैं कि 180 मिनट है। इसमें कोई बीच में ब्रेक नहीं होता है, मतलब कोई लंच कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे में एक बार में आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, यानी कि 150 की 150 क्वेश्चन आपके कंपलसरी होते हैं, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। गाइज अगर हम बात करें कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, तो ये आपका एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आता है। हर एक क्वेश्चन को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही संस्कृत है तो उस केस में आपका एग्जाम जो संस्कृत में आएगा। अगर पेपर आपका इंग्लिश लिटरेचर का है तो आपका जो एग्जाम है केवल इंग्लिश में होगा, उसमें हिंदी नहीं होगी। तो आपका एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, आपके जो एग्जाम है वो बायलिंगुअल होते हैं, यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में आप एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 नंबर की होती है। अभी फिलहाल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट अभी फिलहाल कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि मतलब क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम में अपियर करने के लिए, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, तो मिनिमम मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स आपके होने जरूरी है। अगर इससे कम आपने स्कोर किया हुआ है, आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आप इस एग्जाम में अपियर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, SC ST हैं, PWD हैं, तो उस केस में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। अगर आपने इससे कम स्कोर किया तो भी आप इस एग्जाम में अपियर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन रहता है काफी सारे एस्पिरेंट्स का कि सर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है अभी रिसेंटली, क्या मैं इस एग्जाम में अपियर कर सकता हूँ? तो आप इस एग्जाम में डेफिनेटली अपियर कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर से ही इस एग्जाम में अपियर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test. However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible. देखो गाइस, अगर आप देखो और लिखा हुआ है, और का मतलब है कि इससे पहले जो वाली जो लाइन लिखी हुई है ना कि जो परसू कर रहे हैं, परसू मतलब अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप कर सकते हो। फिर और के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट होगी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी कर सकते हो, या अगर आपने इस एग्जाम मतलब पीजी में एडमिशन ले लिया है, अभी आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो गया है, बट तो भी आप अपियर कर सकते हो। यानी कि आप फर्स्ट ईयर से ही आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो पीजी में तो आप एलिजिबल हो। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, क्रैक कर लेते हो, तो फिर उस केस में आप यहाँ पर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाओगे। एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आपने इस एग्जाम को पास कर लिया, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम जो क्राइटेरिया था 55% वाला, जब आपने पीजी पास किया तब आपके 55% से कम बन रहे थे, यानी कि 48 बन रहे थे या 49% बन रहे थे, या मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर गाइज मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री में है और आपने अभी अप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट ईयर में आप हो और आपने अप्लाई कर दिया, फिर सेकंड ईयर में और आपने अप्लाई कर दिया है, तो उस केस में आपको विद इन 2 ईयर आपको अपनी डिग्री यानी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी जिस दिन से आपका नेट का रिजल्ट आएगा। अगर आपने विद इन 2 ईयर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं करी तो उस केस में भी जो है आपका आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। आपका जो रिजल्ट है वो जो है डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर अब 3 कैटेगरी में रिजल्ट आने लगा है, तो मैं आपको उस चीज़ को भी समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन वाला भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट द कैंडिडेट्स हैविंग अ पास्ट अ 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, अगर आपने 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है और आपके मिनिमम 75% मार्क्स हैं, याद रखिए इतने मार्क्स होने जरूरी हैं, इससे कम अगर होंगे तो आप इसमें इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर आपको पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है और मिनिमम 75% मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उस केस में यहाँ पर मैं गाइस बता दूं कि यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC वाले को, यानी कि उनके लिए 70% का क्राइटेरिया है। आपने इस एग्जाम में अपियर किया और आपने एग्जाम पास कर लिया, यानी नेट क्वालिफाई कर लिया या फिर JRF क्वालिफाई कर लिया, तो आप सिर्फ PhD में एडमिशन ले सकते हो, आप प्रोफेसर नहीं बन सकते जब तक कि आपकी PhD नहीं हो जाती। मतलब PhD में एडमिशन के लिए इस एग्जाम को आप यूज कर सकते हो। सिर्फ PhD में एडमिशन लेने के लिए इस एग्जाम को आपको देना होगा। ये नहीं कि आप प्रोफेसर ही बन जाएंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते ही ग्रेजुएशन के बेस पे। ग्रेजुएशन के बेस पे आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, आपको या तो PhD करनी पड़ेगी या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तो तब आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये है 4 साल वालों का केस।
तो ये भी आपको समझ लेना है अच्छे से। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं अभी 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन में हैं और लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल हैं। विद इन 2 ईयर इनको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, नहीं कर पाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अप्लाई करते समय कि अगर फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, बट आपको अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट करनी होगी। गाइज अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट जो है अलग अलग रखी गई है। अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं, देखो गाइज यहाँ पर जेआरएफ जो होता है, नेट जेआरएफ एक ही होता है, एग्जाम एक ही होगा, लेकिन बस परसेंटेज का फर्क होता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेट है उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। देखो लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि नेट जो होता है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। देर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एडमिशन टू पीएचडी देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट एडमिशन टू पीएचडी, यानी केवल आप एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी में तो उसकी भी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जेआरएफ की एज लिमिट होती है। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप रेगुलर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, जेआरएफ आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो उस केस में आपको 40,000 रुपीज़ के आसपास मिलने स्टार्ट हो जाते हैं एज ए फेलोशिप पर मंथ आपको मिलती है, जब तक कि आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर जेआरएफ आगे चल के एसआरएफ में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अमाउंट आपका बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ की एज लिमिट होती है, अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जेआरएफ के लिए आपकी जो एज लिमिट है, जेआरएफ की एज लिमिट जो है वो 30 है अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेल कैंडिडेट हो। याद रखिए मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की 30 एज लिमिट है, और बाकी सभी की एज लिमिट 35 है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, या अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आप विमेन हो, किसी भी कैटेगरी की विमेन हो, अगर आप जनरल विमेन हो तो भी 35 है, एससी एसटी ओबीसी के विमेन हो तब भी 35 है। तो मैक्सिमम लिमिट 35 है। ये मतलब आप किसी भी कोटा से हो, कुछ भी कर लो, कुछ भी 36 नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो है 35 है किसी भी केस में, और मिनिमम जो है 30 है अगर हम जनरल कैटेगरी मेल की बात करें। तो ऐसा मुझे लगता है कि सबकी 35 कर देनी चाहिए, फिर जनरल मेल को क्यों छोड़ा हुआ है, बस एक ही कैटेगरी बची हुई, बाकी सबकी 35 है। तो मेरे ख्याल से सबको 35 देना चाहिए। आपकी क्या व्यूज, अगर आप जनरल मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली आपके लिए भी आवाज उठाऊंगा फ्यूचर में। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या सभी की 35 एज लिमिट होनी चाहिए या फिर नहीं, या जो चल रहा है वो सही है। अब गाइस देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ये भी अभी रिसेंटली चेंजेस हुए लास्ट ईयर। इससे पहले ऐसे चेंजेस नहीं थे, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ में ही रिजल्ट आता था। अब पीएचडी एडमिशन में भी रिजल्ट आने लग गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब यूजीसी नेट एग्जाम को पीएचडी में एडमिशन के लिए एज एन एंट्रेंस एग्जाम ट्रीट किया जाने लगा है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, सभी यूनिवर्सिटीज अपना खुद का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे। बट यूजीसी ने बोला कि आप अपना खुद का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम ना लेकर के यूजीसी नेट एग्जाम को एज एन एंट्रेंस एग्जाम मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, और इसके स्कोर को आप कंसिडर कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन देने के लिए। तो इसलिए अब 3 कैटेगरी में रिजल्ट आता है। जो टॉप 1% रैंकर होते हैं, और ये 1% फिक्स नहीं है, कभी ये 0.8% भी हो जाता है और कभी ये 1.1% भी हो सकता है। मतलब 1% से ज्यादा, 1% से कम भी हो सकता है। मतलब रफली एवरेज, ऑन एन एवरेज 1% के आसपास जो टॉप 1% स्कोरर होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, और वो तीनों कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। वो जेआरएफ यानी कि फेलोशिप भी मिलती है उनको, वो प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और वो पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये कैटेगरी 1 है। अगर आप इस कैटेगरी में पास होते हो, यूजीसी नेट एग्जाम को इस कैटेगरी में पास करते हो, एग्जाम वही है, सिंगल एग्जाम होगा, बस जो टॉप 1% का मतलब जो बेस्ट स्कोर होगा, यानी कि जो 10 लाख बच्चों ने अपियर किया है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो टॉप के 1% स्टूडेंट्स होंगे उनको इस कैटेगरी का जो है अवार्ड मिलता है। वो जेआरएफ यानी कि फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उनको मिलती है, प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है, अगर आपने इस कैटेगरी में इस एग्जाम को पास कर लिया, इसका मतलब है कि अगर आपने टॉप 1% वाला स्कोर लेकर के नहीं पास हुए, इसका मतलब आपको जेआरएफ नहीं मिला, है ना, नो लिखा हुआ है। केवल आपने असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और पीएचडी में एडमिशन भी आपको मिल जाएगा, आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। एक कैटेगरी 3 है जिसमें केवल पीएचडी में एडमिशन मिलता है, यानी कि आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आप प्रोफेसर भी नहीं बन सकते, केवल आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने यूजीसी नेट एग्जाम पास किया है वो काफी कम नंबरों से पास किया है, इस वजह से आप ना तो जेआरएफ मिलेगा ना प्रोफेसर बन पाएंगे, लेकिन आप पीएचडी में एडमिशन तो आप मिल ही जाएगा। तो इन 3 कैटेगरी में रिजल्ट आता है, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट कट ऑफ कितनी गई है, और उसी के बेसिस पे आपको इन कैटेगरी से जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आपके सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है
वो कितनी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट कट ऑफ कितनी जाती है तो आप कमेंट करिए अपने सब्जेक्ट का नेम, मैं वहाँ पे ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का, बताने की कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाती है, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे अपने इस एग्जाम को पास करने के लिए। अब गाइस दो चीजें बची हैं, मैं उन दोनों के बारे में बता देता हूँ। एक तो एग्जाम कब होता है, एग्जाम कब कब कंडक्ट होता है ये बचा है, और दूसरा बचा है सिलेबस, कि सिलेबस कौन सा फॉलो करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जा सकता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। तो वैसे देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम कब कब होता है, तो इस एग्जाम को ईयर में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक बार होता है जून के मंथ में, हर साल जून के मंथ में एग्जाम होता है, और एक बार होता है दिसंबर के मंथ में। जब जून का एग्जाम होता है, इसकी फॉर्म फिलिंग होती है अप्रैल के मंथ में, अप्रैल। और जब आपका दिसंबर वाला एग्जाम होता है, इसकी फॉर्म फिलिंग होती है अक्टूबर के मंथ में। तो याद रखिए, अक्टूबर में फॉर्म फिलिंग होगी, एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, अप्रैल के मंथ में फॉर्म फिलिंग होगी, और एग्जाम आपका जून के मंथ में होगा। तो ये तो एग्जाम मैंने बता दिया कि 2 बार कंडक्ट होंगे, और फॉर्म फिलिंग भी 2 बार होती है इस महीने में। अगर हम बात करें सिलेबस की, कि सिलेबस को क्या कैसा सिलेबस होता है, तो गाइस देखो, पेपर 1 का सिलेबस अलग होता है, पेपर 2 का सिलेबस अलग होता है। पेपर 2 में ऑलमोस्ट आपका सब कुछ ही पूछा जाता है, ग्रेजुएशन का एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का सब कुछ ही पूछा जाता है। इसका ऑफिशियल सिलेबस है, मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो भी जो है आपका, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कि सिलेबस कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, मैं इसका जो लिंक है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इनफैक्ट पेपर 1 तो आप हमारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारी ऐप के अंदर भी इसका सिलेबस मौजूद है, तो आप वहां से भी सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज, ऐप के होम पेज पे आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल, उसी वाले सेक्शन में आपको हमने सिलेबस वाली पीडीएफ भी अवेलेबल करवा रखी, तो वहां से आप सिलेबस की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस, अगर हम बात करें कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, तो गाइस देखिए, मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्रैक किया हुआ है, और मैंने मोर देन 3 ईयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी किया हुआ है। तो मुझे अच्छे से पता है कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, बस आपको 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सबसे पहली चीज कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही कॉन्सेप्ट, यानी कि जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, अपने जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। बिकॉज एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे आप उनको इजीली हैंडल कर लेंगे। तो आपको थ्योरी के साथ साथ ये, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है कि आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं पिछले 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगा दें विद एक्सप्लेनेशन। और तीसरा काम करना है आपको कि प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक होना मुश्किल हो जाएगा। तो रिवीजन भी आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। अगर आप ये काम कर लेते हो तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमने अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी को टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1, जो कि कॉमन है सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, पेपर 1 तो कॉमन है। इसके अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें स्टार्टिंग से, प्रॉपर तरीके से आप स्टडी करेंगे स्टार्टिंग से, एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट पढ़ेंगे, तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा यहीं पर अवेलेबल है। तो आई शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। जिस भी ग्रुप में अगर आप ऐड हो, कोई जानता है आपको जो कि यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहता है, उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, मैं आपको फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड अपडेट देता रहूंगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हो या यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट हो। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करिए, वहां पे रिप्लाई करके हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।